हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। मॉडल तो बड़ा पुराना है, कामयाब भी बड़ा है, इस्तेमाल भी बड़ा होता है, लेकिन स्टूडेंट लाइफ के अंदर इसको समझना बड़ा मुश्किल लगता है कि यार ये चीज़ क्या है, समझ नहीं आती। काफ़ी लोग इसको लेके कंफ्यूज होते हैं और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर जब आप आ जाते हैं तो इससे वास्ता भी ज़रूर पड़ता है। तो आज हमने सोचा कि छोटी सी जो है एक इंट्रोडक्शन वीडियो बना दें कि एक्चुअली ये होता क्या है, जिससे आपको कम से कम ये क्लियर हो जाए कि कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर चीज़ क्या है, इसका इस्तेमाल क्या है, ये क्यों होता है। चलें थोड़ा सा इस पे भी नज़र मारते हैं आज। अच्छा, जो कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल है ये किसी भी सॉफ्टवेयर ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जो कि सॉफ्टवेयर वगैरह बनाती है, उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उस ऑर्गेनाइजेशन का जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस है, वहाँ पर वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस बनाने के लिए या फिर पहले से मौजूद सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस को रिफ़ाइन करने के लिए या फिर उसकी मैच्योरिटी चेक करने के लिए कि कितना मैच्योर है ये ऑर्गेनाइजेशन, ये सब चीज़ें चेक करने के लिए ये जो है कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल यूज़ होता है। और ये एक अमेरिका के अंदर एक इंस्टीट्यूट है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट, उन लोगों ने ये मॉडल बनाया था। अच्छा, इसके 5 स्टेजेस होती हैं, 5 लेवल होते हैं जिनको नाम दिया गया है इनिशियल, मैनेज्ड, डिफ़ाइन, मेजर्ड, ऑप्टिमाइजेशन। ये 5 स्टेज हैं। और जब आप चलना शुरू करते हैं तो इनिशियल से शुरू होते हैं और एंड तक आप ऑप्टिमाइजेशन तक जाते हैं। यही 5 स्टेज हैं। जब आपने किसी ऑर्गेनाइजेशन में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस बनाना होता है तो इन्हीं 5 स्टेप्स को यूज़ करके आप डेवलपमेंट प्रोसेस बना लेते हैं। अगर आपने किसी ऑर्गेनाइजेशन की मैच्योरिटी चेक करनी होती है तो इन्हीं 5 स्टेप से वो भी चेक करते हैं। किसी ऑर्गेनाइजेशन के डेवलपमेंट प्रोसेस को रिफ़ाइन करना होता है, मीन्स और बेहतर बनाना होता है, तो भी आपके पास यही लेवल्स होते हैं। खैर, अब ये चीज़ देखते हैं कि किस तरीके से काम करते हैं, लेवल हैं क्या, 1 क्या है, 2 क्या है, 3 क्या है, 4 और सो ऑन 5 तक। मतलब ये किस तरीके से हैं ये लेवल, और ये किस तरीके से इन तीनों कामों में, रिफ़ाइन करने में, बनाने में और मैच्योरिटी चेक करने में मदद दे रहे हैं। तो पहले हम देखते हैं इनिशियल। जब ऑर्गेनाइजेशन हम कोई भी शुरू करते हैं तो डेफिनेटली उसके अंदर कुछ भी नहीं होता, वो ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल ही ब्लैंक होती है, कोई रूल्स नहीं होते, कुछ भी नहीं होता। लेकिन हमने एम्प्लॉयज़ ज़रूर हायर किए होते हैं, लोग ज़रूर ऐसे रखे हुए होते हैं जिन्होंने उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करना होता है। तो इनिशियल लेवल पे फिर होता ये है कि उन तमाम लोगों को ये इंस्ट्रक्शंस दे दी जाती हैं कि आप लोग सब मिलके अपने अपने तौर पे उस ऑर्गेनाइजेशन को चलाओ। अपने अपने तौर पे अब वो कैसे चलाएंगे, वो ऐसे कि हर कोई अपनी अपनी स्किल्स के मुताबिक काम करे और सॉफ्टवेयर ऑर्गेनाइजेशन में अपनी स्किल्स के मुताबिक सॉफ्टवेयर जो है वो बनाए, जनरेट करे या डेवलप करे। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी मौजूद हैं लोग, वो सब अपने अपने तौर पे अपनी स्किल्स के मुताबिक काम करते रहते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होती रहती है और सॉफ्टवेयर बनते रहते हैं और वो सॉफ्टवेयर आगे प्रोड्यूस करते रहते हैं, क्लाइंट्स को हैंड ओवर करते रहते हैं। सिस्टम ऐसे ही चलता रहता है, चलता रहता है। और जब कुछ अरसे तक इस तरीके से सिस्टम चल चुका होता है तो आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को फिर स्टेप 2 की तरफ लेके जाते हैं, यानी कि लेवल 2 जो सीएमएम का है उसकी तरफ लेके जाते हैं, जिसका नाम है मैनेज्ड। अब मैनेज्ड पे क्या होता है, डेफिनेटली जब ऑर्गेनाइजेशन लेवल 1 पे काम कर रही थी, उन्होंने अपनी स्किल्स के मुताबिक, हर किसी ने अपनी स्किल्स को यूज़ करते हुए बहुत सारे सॉफ्टवेयर प्रोड्यूस किए और क्लाइंट्स को दिए। तो ये सब करने से ऑर्गेनाइजेशन को इस बात का अंदाज़ा हो जाता है कि जो हमारा किस किस्म का सॉफ्टवेयर हम बनाएं तो उस पर कितना ख़र्चा आ जाता है और हमारा कितना टाइम लग जाता है। ये चीज़ें उनको अंदाज़ा हो चुकी होती हैं। तो अब मैनेज लेवल पे आके वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन को के अंदर सेकंड स्टेप ये करते हैं कि वो अब आने वाले प्रोजेक्ट, जो लोग आते हैं क्लाइंट के, हमें इस तरीके का सॉफ्टवेयर बनवाना है या फिर ये टूल बनवाना है, तो वो उस टूल को, उसकी रिक्वायरमेंट सुन के उनको बताना शुरू कर देते हैं कि जी आपका इस टूल के ऊपर इतना खर्चा आएगा और हमें बनाने में इस पर इतना टाइम लगेगा, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस हो चुका होता है, उन्हें पता होता है कि कितना खर्चा आएगा और कितना टाइम लगेगा। तो मैनेज लेवल पे वो ये बताना शुरू कर देते हैं और इस तरीके से वो बता बता के काम करते रहते हैं और उनका मैनेज लेवल जो यानी कि लेवल 2 है उसके ऊपर वो काफ़ी अरसे तक स्टे करते हैं। और वो उनकी प्रैक्टिस यही होती है कि अगर कोई बंदा आया तो तमाम इंडिविजुअल ने अपनी स्किल से काम करना है, लेकिन उसको बता दिया कि आपका इतना ख़र्चा आएगा और आपका इतना टाइम लगेगा।
काफ़ी अरसे तक वो ऐसे काम करते रहते हैं और जब इसके अंदर भी उनको बहुत एक्सपीरियंस हो जाता है और बहुत सी बातें वो इस चीज़ से सीख लेते हैं, तो वो क्या करते हैं कि वो लेवल 3 पे जो है जंप कर जाते हैं, जिसका नाम है डिफ़ाइन। यहाँ पे क्या होता है, जब आप बहुत सारे तरीक़ों से एक काम करते रहते हैं, बार-बार करते हैं और अरसे तक करते रहते हैं, तो आपको पता चल जाता है कि कौन से तरीक़े से हमें ज़्यादा बेहतर रिज़ल्ट मिल रहे हैं और किस तरीक़े से हमारा नुकसान ज़्यादा हो रहा है, ख़र्चा ज़्यादा हो रहा है, टाइम ज़्यादा लग रहा है। ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाती हैं, तो फिर आप इस लेवल पे आके क्या करते हैं कि आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो तमाम मेथड्स जिनको इस्तेमाल करते हुए लेवल 1 और लेवल 2 के ऊपर आपने बहुत अच्छे तरीके से काम किया और अपने शेड्यूल के अंदर रहते हुए, बजट के अंदर रहते हुए काम किया और जिन तरीक़ों से रिज़ल्ट्स जो आपको मिले वो बहुत ज़बरदस्त थे, आप उन तमाम तरीक़ों को उठा के डॉक्यूमेंटेड कर देते हैं, लिख लेते हैं और उनको अपनी ऑर्गेनाइजेशन का रूल बना के उन तमाम तरीक़ों को अपनी पूरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इम्प्लीमेंट कर देते हैं और बता देते हैं कि ये वो रूल्स हैं जिनके थ्रू हमें चल के कामयाबी मिल रही है, तो अब हम लोगों ने यही इस्तेमाल करने हैं। इस तरीके से आपकी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन जिसके अंदर किसी भी किस्म का कोई भी काम करने का रोल मौजूद नहीं है, वहाँ पर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का एक प्रॉपर प्रोसेस वजूद में आ जाता है, एक प्रोसेस क्रिएट हो जाता है। अब इसके बाद यहाँ लेवल 3 पे तो प्रोसेस क्रिएट हो गया, अब लेवल 4 भी बाकी है, लेवल 5 भी बाकी है, वहाँ पर क्या होगा? तो चलें देखते हैं। लेवल 3 के बाद आ जाता है लेवल 4। अब जब आपकी लेवल 3 पे प्रोसेस क्रिएट हो चुका था, तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने सेट ऑफ रूल्स और उन एक्टिविटीज़ जो कि स्टैंडर्ड बन चुकी थी, उनको इस्तेमाल करते हुए काम करना शुरू कर दिया। अब आपकी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है, कर रही है, कर रही है, लेकिन क्या है कि डेफ़िनेटली वहाँ पर एम्प्लॉयज़ हैं, तो कोई भी कुछ गड़बड़ भी कर सकता है। तो उनकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तमाम लोगों के काम करने के तरीक़ों को मेज़र करने के लिए जो चौथा लेवल है वो होता है, जिसको हम फोर्थ लेवल को मेजर्ड कहते हैं। यहाँ पर जो आपकी मैनेजमेंट होती है वो चेक एंड बैलेंस रखती है कुछ क्वांटिटेटिव मेजर्स के थ्रू कि आपके एम्प्लॉय सही तरीके से काम कर रहे हैं, वो क्वालिटी डिलीवर कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ये मैनेजमेंट लेवल का एक लेवल है कि 3 स्टेप्स के अंदर जो है काम तो आपका शुरू हो गया। अब जो चौथा स्टेप है उसके ऊपर का, वो उनके ऊपर नज़र रख रहा है कि क्या वो जो रूल्स हमने स्टैंडर्ड किए थे वो सही से फॉलो हो रहे हैं या नहीं। फोर्थ लेवल भी साथ साथ चलता जाएगा। डेफिनेटली जब ऑर्गेनाइजेशन में काम हो रहा है तो मैनेजमेंट ने उस पर नज़र भी रखनी है और वो नज़र रखने वाला सारा का सारा सेक्शन मेजर्ड लेवल यानी कि लेवल 4 पे आ जाएगा। लेवल 4 के अंदर ऑर्गेनाइजेशन ने नज़र भी रख ली और ऑर्गेनाइजेशन का काम भी हो रहा है। तो लेवल 5 क्या होगा? ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन है लेवल 5। सॉफ्टवेयर फर्म की बात हो रही है, ऐसी कंपनियों की बात हो रही है जहाँ पे सॉफ्टवेयर बनते हैं। तो सॉफ्टवेयर कंपनीज़ के अंदर उनको अपने आप को मेंटेन रखने के लिए और मार्केट में इन रखने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि वो अपने आप को अप टू डेट रखें। वो ये चेक करें कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी क्या आ रही है, लोग किस ट्रेंड की तरफ जा रहे हैं, लोगों की नीड क्या है, उस चीज़ को नज़र में रखते हुए काम करें। यानी कि अपने आप को अप टू डेट भी रखें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से, लेटेस्ट टूल से, लेटेस्ट अप्रोचेस से। ये वो चीज़ें हैं जिनसे अपडेट रखना लाजमी है। फ़र्ज़ करें कि आजकल टच इंटरफेस का ज़माना है, ज़्यादातर लोग इस ऐसी चीज़ को प्रेफरेंस देते हैं जो कि टच के ऊपर चल जाए। तो अगर आज भी वही डॉस वाला ब्लैक एंड वाइट कमांड्स के थ्रू चलने वाला सिस्टम अगर एक ऑर्गेनाइजेशन बना के देगी तो उसको कोई क्लाइंट नहीं लेगा, जबकि उसके बाद दूसरी तरफ टच से चलने वाले सिस्टम मार्केट में अवेलेबल हैं। और अगर ऑर्गेनाइजेशन ऐसा करेगी और उसको कहेगी कि आप ऐसे ही ब्लैक डॉस पे चलने वाली स्क्रीन वाला सिस्टम ख़रीदें क्योंकि ये बेहतर है, और बेशक वो चाहे जितनी भी उनको बातें कर ले वो नहीं ख़रीदेंगे, और इन रिज़ल्ट होगा ये कि ऑर्गेनाइजेशन डाउन जाना शुरू हो जाएगी और एक वक्त ऐसा आएगा कि ऑर्गेनाइजेशन ख़त्म हो जाएगी। बहुत सारी सॉफ्टवेयर कंपनीज़ और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कंपनीज़ की एग्जांपल्स हमारे सामने हैं जो वक्त के साथ साथ ख़त्म हो गई। मशहूर कंपनीज़ थीं लेकिन आज उनका कोई वजूद नहीं रहा। तो उस लेवल के लिए ये बनाया गया है लेवल 5, जिसका नाम है ऑप्टिमाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सेट ऑफ रूल्स के थ्रू पहले 3 लेवल पे काम करना शुरू कर देती है। ऑर्गेनाइजेशन की जो मैनेजमेंट है 4th लेवल पे आके उन
पूरी ऑर्गेनाइजेशन पे नज़र रखने लगती है कि वो सही से काम कर रहे हैं या नहीं। फिफ्थ लेवल इन सब से अलग एक साइड पे चल रहा होता है और उसका काम सिर्फ ये होता है कि वो ये चीज़ें देखता रहता है कि हम अपने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के प्रोसेसेस को इम्प्रूव किस तरीके से कर सकते हैं, हम किस तरीके से इसको बेहतर से बेहतर बना सकते हैं ताकि हम ज़माने के साथ चल सकें और जो आईटी इंडस्ट्री इस वक्त जो फास्टली ग्रो कर रही है उसके अंदर रह सकें, हम बाहर ना हो जाएं उससे। तो ऑप्टिमाइजेशन का लेवल सिर्फ इसी चीज़ पे काम कर रहा होता है। अब मैंने इस वीडियो के स्टार्ट में ये कहा था कि ये चीज़ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बनाने के लिए भी इस्तेमाल होती है और रिफ़ाइन करने के लिए भी और मैच्योरिटी चेक करने के लिए भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की। अब ये तीनों स्टेप्स किस तरीके से चलते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ। बनाने के लिए तो शायद आपको अभी तक की इस वीडियो से अंदाज़ा हो चुका होगा कि डेफ़िनेटली जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं है कोई भी प्रोसेस तो हम लेवल 1 पे आएंगे, फिर उसके बाद लेवल 2 पे आएंगे और लेवल 3 पे आएंगे और फिर लेवल 4 से 5 पे चले जाएंगे। तो और इनके अंदर जितनी भी इंस्ट्रक्शंस गिवन हैं जब उनको हम प्रॉपर्ली फॉलो करना शुरू कर देंगे तो एक ऑर्गेनाइजेशन में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का एक प्रॉपर प्रोसेस लॉन्च हो जाएगा। फिर दूसरा ऑप्शन आ जाता है रिफ़ाइन करने का। मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन में पहले से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस चल रहा है तो ये CMM मॉडल जिसके 5 लेवल्स हैं ये उसको रिफ़ाइन कैसे करेगा। सिंपल सी बात है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो प्रोसेस चल रहा है हम उसको देखेंगे और हम उसको फिर CMM के लेवल्स के साथ कंपेयर करेंगे। अगर वो दोनों इक्वल चले आ रहे हैं तो ठीक है, लेकिन कहीं किसी स्टेप पे ऑर्गेनाइजेशन में जो सिस्टम चल रहा है वो अलग है जबकि CMM कुछ और बताता है, तो फिर हम क्या करेंगे कि उस ऑर्गेनाइजेशन का वो स्टेप या फिर वो मेथड ख़त्म करके एक्चुअल के अंदर वो मेथड इम्प्लीमेंट कर देंगे जो कि CMM के थ्रू होना चाहिए था। इस तरीके से उनका पहले से चलता हुआ प्रोसेस, डेवलपमेंट का प्रोसेस रिफ़ाइन हो जाएगा। मैच्योरिटी कैसे चेक होती है? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की मैच्योरिटी हम CMM मॉडल से कैसे मेजर कर सकते हैं? इसकी मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। मैं किसी सॉफ्टवेयर हाउस में जाता हूँ, मैं उनको बोलता हूँ कि मैं एक सॉफ्टवेयर बनवाना चाहता हूँ, तो वो कहते हैं कि चलें ठीक है जी, हम आपको बना देंगे, आप अपनी रिक्वायरमेंट्स दें। मैं उनको रिक्वायरमेंट्स दे देता हूँ। उनसे मैं पूछता हूँ कि क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि आप कितने टाइम में इसको कंप्लीट कर देंगे और कितना ख़र्चा आएगा? तो वो मुझे आगे से जवाब देते हैं कि नहीं जी, अभी ख़र्चे का तो हम बता नहीं सकते, तो इंशाल्लाह हम कोशिश ये करेंगे कि आपके बजट में कंप्लीट हो जाए। ठीक है जी, अच्छा आप मुझे ये बता दें कि इस पे टाइम कितना लगेगा? अब वो आगे से रिप्लाई करते हैं कि सर हम आपको भी टाइम नहीं बता सकते, लेकिन जैसे ही कंप्लीट हो जाता है हम आपको कॉल करके बुला लेंगे या फिर अपना कोई नुमाइंदा भेज के आपके पास इस सिस्टम को डिप्लॉय करा देंगे। अब ना वो मुझे टाइम बता सके ना ही वो बजट, इससे मुझे क्लियर हो गया कि वो कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल के लिहाज से लेवल 1 पे हैं। अगर वो मुझे टाइम बता देते और अपना बजट भी बता देते तो मुझे पता चल जाता है कि ये CMM के लेवल 2 पे खड़े हैं, क्योंकि लेवल 2 ऐसा है कि जब कोई ऑर्गेनाइजेशन लेवल 2 पे आ जाती है तो वो अपना बजट भी बता सकती है और वो अपना ख़र्चा भी बता सकते हैं कि कितना आएगा। तो ये है CMM मॉडल। इसको समटाइम इस तरीके से डिफ़ाइन किया जाता है, इसके लेवल्स को इस तरीके से डिफ़ाइन किया जाता है कि नॉर्मली स्टूडेंट्स को समझने में काफ़ी परेशानी होती है, वो क्लियर नहीं कर पाते कि क्या चीज़ है, ये कैसे काम कर रही है और इसका मकसद क्या है। जब तक आपको कुछ ये ना पता चले कि हम कुछ पढ़ रहे हैं और वो क्यों पढ़ रहे हैं, तो वो समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मैंने अपनी इस वीडियो के अंदर क्लियर करने की कोशिश की है कि CMM मॉडल क्या है। आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको प्रोग्रामिंग रेलेवेंट और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रेलेवेंट इसी तरीके से न्यू नॉलेज शेयर करते रहें, हम सिखाते रहें और आप सीखते रहें। थैंक यू वेरी मच।